Hello everyone. Today I am going to discuss with you a very important chapter of English, and that is voice. Voice, you know, ये ऐसा चैप्टर है जिसे आप छोटे क्लास से लेकर के बड़े क्लास तक, बोर्ड एग्जामिनेशन से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक सब में इसको फेस करते हैं। वॉइस दो तरह के होते हैं, आप जानते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, और दूसरा क्या होता है, पैसिव वॉइस। यानी किसी सेंटेंस को हम या तो एक्टिव वॉइस में कहते हैं या पैसिव वॉइस में कहते हैं। जैसे हमने अगर लिखा सेंटेंस कोई कि रमा इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि राम जो है एक पत्र लिखने का काम कर रहा है, और राम क्या है आप जानते हैं, राम इज सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट है वो राम है। वर्ब क्या है, राइटिंग, इज राइटिंग, ये वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, लेटर लिखने का काम कर रहा है, तो क्या लिख रहा है, लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये आपके सामने है। राम एक पत्र लिख रहा है, इसको हम चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि अ लेटर is being written by राम। ये भी सही है सेंटेंस, ये भी तरीका सही है। और ये तरीका जिसमें कि आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ लाया गया है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाया गया है, यानी कहाँ पे लाया गया है, जो सब्जेक्ट है उसकी जगह पे लाया गया है। और दूसरा क्या देखेंगे, चेंज, कि ये वर्ब जो है ये चेंज हो गई है, वर्ब में कुछ इंटरनल चेंजेज आए हैं, ठीक है। तीसरा क्या है कि जो सब्जेक्ट हमारा है वो लास्ट में चला गया है, यानी यहाँ आ गया बाई रामा, राम की जगह बाई राम आ गया है। तो इस तरह से देखेंगे कि ये आपका पैसिव वॉइस है, जिसमें कि अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम, राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है राम के द्वारा। तो चाहे हम ये कहें या ये कहें कि राम एक पत्र लिख रहा है, दोनों सेंटेंसेस सही हैं, दोनों के मायने एक ही हैं। अंतर क्या है कि ये आपका सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है, और दूसरा जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में है। अब देखिए क्या चेंजेस किए गए हैं। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह लेके गए हैं, यहाँ लेके गए हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आए हैं, और जो वर्ब है इज राइटिंग है, इसको इज बीइंग रिटन। वर्ब की जो फॉर्म है, देखिए सबसे आपसे पूछा भी जाता है कि किस फॉर्म में है, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम ये है कि वर्ब की जो फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल में होती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो नया जो किसके द्वारा काम किया जा रहा है, जो सब्जेक्ट है उसके पहले जो है बाई का यूज़ किया गया। ये ज़्यादा, यानी कि जो ड्रास्टिक चेंज है, जो बड़ा चेंज है वो ये है। तो आप देखेंगे कि एक्टिव वॉइस, अच्छा दूसरी चीज़, एक्टिव वॉइस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट को प्राथमिकता दी गई है, दिस इज वाई सब्जेक्ट इज बीइंग पुट इन द फ्रंट, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को, कार्य को प्राथमिकता दी गई है, इसलिए इसको आगे रखा गया है। तो व्हाट इज एक्टिव वॉइस, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट डज समथिंग, यानी सब्जेक्ट आपका कुछ कार्य कर रहा है, ये सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। एंड इन द पैसिव वॉइस समथिंग इज डन फॉर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जा रहा है और कोई कार्य किया जा रहा है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट पहले आया है। तो प्रायोरिटी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट करने वाला प्रधान है और यहाँ पर जो काम है वो प्रधान है। तो दोनों सेंटेंसेस अपनी अपनी जगह पर लिखे जाते हैं, दोनों के अपने अपने मायने हैं, दोनों के अपने अपने इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये हमने चेंजेस कैसे किया है, ठीक है। तो इसमें चेंजेस कैसे किए गए हैं आप देखेंगे, जो सिंपल रूल है बहुत आसान है, आपको ध्यान रखना केवल ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाया गया है, ठीक है। ये सब्जेक्ट कहाँ गया है, ऑब्जेक्ट की जगह गया है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आया है, यानी ये इंटरचेंज है, ऑब्जेक्ट को ये सब्जेक्ट की जगह लाया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो वर्ब है
उसको चेंज किया गया, वर्ब इज चेंज, वर्ब हैज बीन चेंज्ड, ये चेंज हो गया है, ये चेंज होता रहेगा। दूसरा ये है एजेंट बाई, एजेंट बाई का यूज किया गया है कहाँ पे, ये जब सब्जेक्ट बाद में जा रहा है वहां पर उसके पहले बाई का प्रयोग किया गया है। ये 3 चेंजेज हैं। अब ये आपका देखिए ये यूनिवर्सल है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, दोनों चीजें क्लियर है। एजेंट भी हमारा लग रहा है। ये वर्ब जो है ये टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, यानी अकॉर्डिंग टू द टेंस ये चेंज होता रहता है। अब हम देखते हैं कि टेंस, किस टेंस में कौन सा वर्ब यूज किया जाएगा। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि वर्ब कैसे चेंज होती है, यानी जो एक्टिव से पैसिव में जो वर्ब्स हैं या किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो वर्ब का क्या स्वरूप होता है, वर्ब का क्या फॉर्म होता है। इसके पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको ये जानना चाहिए कि 12 टेंसेज हैं और 12 टेंसेज में से मतलब आउट ऑफ 12 आपके 8 टेंसेस के बनते हैं। 8 टेंसेस को हम चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। बाकी के 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वो 4 टेंसेस आपको जरूर से जरूर याद रखना चाहिए। और इसमें ये ध्यान देना आपको कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये 4 आपको याद रखना है कि 4 ये टेंसेस हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो बाकी के 8 टेंसेस हैं जिनको कि हम कन्वर्ट करते हैं और उनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपस में इंटरचेंज हो जाता है, आपस में चेंज हो जाता है। अब हम जो वर्ब है बीच की उसको चेंज करते हैं और उसका क्या रूल है इसको हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम लिखा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा यस आता है अगर वो सिंगुलर रहता है। तो ये पुराने वीडियोस में मैंने ये बताया है टेंसेस के जो वीडियो में कि क्या स्ट्रक्चर होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसे अगर हम पैसिव वॉइस में ले जाते हैं तो वर्ब की क्या फॉर्म होगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इज एम, इज एम या आर होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से कोई आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, इज एम आर में से कोई एक रहता है एक्टिव वॉइस में और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहता है। तो अब इसको अगर चेंज करेंगे हम पैसिव वॉइस में तो क्या होगा, इज एम आर ही रहेगा ही प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में हैज या हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर अगर हम पैसिव वॉइस में जाते हैं तो वर्ब किस में चेंज होगी, तो हैज या हैव रहेगा ऐसे ही जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो डिमांड होगी, प्लस बीन आ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब उसके बाद से पास्ट इंडेफिनिट में जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनना नहीं है, पता ही है आपको। पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है केवल, और यहाँ पर अगर उसको चेंज करेंगे हम तो वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में आपका वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, और इसको अगर हम पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो है हम आते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में आप देखेंगे कि हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और इसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आएगी। और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो फ्यूचर इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा, उसको छोड़ देंगे हम। पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसको हम आगे ले जाएंगे तो शैल या विल प्लस
बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का तो बनता नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो इसमें आपका शैल विल प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में अगर हम जाते हैं तो क्या हो जाएगा, शैल या विल प्लस हैव तो दिया ही है, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने एक चीज का गौर किया होगा कि पैसिव वॉइस में आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि इन द पैसिव वॉइस फॉर्म वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज कर रहे हैं। देखिए आप V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, wherever you will find that in the passive voice वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आप ऐसे पकड़ सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, कि सब में पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से इसको आप चाहें तो आप अगर आपको ये पता है, पुराने वीडियोस में आप देखेंगे, पहले वाले वीडियोस में टेंसेस के, तो ये आपको स्ट्रक्चर बताया गया है। अगर ये स्ट्रक्चर कहीं आपको दिखता है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हुए, ठीक है, ये आप वर्ब के स्थान पर ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस लिखने के बाद कि कैसे हम चेंज कर पाते हैं। तो देखिए, जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा है, मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, ये सेंटेंस है। अब आप देखिए कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। सबसे पहले आपको जो है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है कि हाँ, मोहन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सॉन्ग है। अब वर्ब हमको ट्रेस करना है कि किस टेंस का है। किसी वर्ब में यस लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस लगा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अब आपको करना क्या है कि सीधे सीधे आप इसको लाएंगे आगे, ऑब्जेक्ट को आगे लाइए, सॉन्ग, और प्रेजेंट इंडेफिनिट पर भी जस्ट मैंने बताया है कि आपको क्या करना होता है कि इसके अकॉर्डिंग इज एम आर में से क्या आएगा, इज आएगा। एम आई के लिए आता है और आर जो है प्लूरल के लिए आता है। तो अ सॉन्ग इज, और सिंग जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, वर्ब की, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो सिंग, सैंग, संग, ये थर्ड फॉर्म संग होता है। तो अ सॉन्ग इज संग बाई मोहन। ये आपने देखा कि ये टेंस चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने ये पढ़ा है कि इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर इज और संग हमने लगा दिया है, ठीक है। सपोज ये सेंटेंस ऐसे रहता कि मोहन हैज संग अ सॉन्ग, तो क्या करना होता है आपका, सेम यही रहेगा। ये आगे आ गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, अ सॉन्ग, और मोहन की जगह, मोहन लास्ट में चला गया, बाई मोहन, ठीक है। और हैज संग को आपने देखा कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि हैज हैव आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना था। इसमें क्या करना था कि हैज बीन, हमने बीन लगाया है एक्स्ट्रा, और संग तो थर्ड फॉर्म है ही है, तो संग, अ सॉन्ग हैज बीन संग बाई मोहन। तो इस तरह से ये हम बना सकते हैं। इसी तरह से कोई सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे इसी को देखते हैं, मोहन सैंग सॉन्ग, ऐसे मोहन सैंग ए सॉन्ग। अब सैंग आया है, आप जानते हैं कि सैंग जो है सिंग का सेकेंड फॉर्म है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहीं अगर आपको दिखती है तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का और कोई यूज है भी नहीं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म केवल और केवल जो है पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है, और पास्ट इंडेफिनिट है ये, आप जानते हैं। ये यहाँ आ गया अ सॉन्ग, फिर से, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि वाज या वर्ब में से कुछ लगाते हैं। अ सॉन्ग के लिए आप क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, और उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, संग, सैंग है, इसका फर्स्ट फॉर्म सिंग और थर्ड फॉर्म संग, संग बाई मोहन। तो ये बहुत इजी है। अगर आपको ये बीच में आपने टेंस पकड़ लिया, केवल टेंस आपने पकड़ लिया, जैसे यहाँ पे आपने पकड़ लिया कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो आपने आराम से, ये रूल आपको पता है
ये रूल जो हमने वर्ब इन एक्टिव वॉइस, वर्ब इन पैसिव वॉइस का चार्ट दिया था, उस चार्ट को अगर आपको याद है, आपने उसको सीख लिया है, तो आसानी से इसको बना सकते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज करके कर सकते हैं। एक और चीज़ कर सकते हैं हम कि जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं, मोहन विल सिंग अ सॉन्ग टुमारो। ये कौन सा टेंस है? टुमारो आ रहा है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या विल वर्ब का सेकंड फर्स्ट फॉर्म है, तो टुमारो आ रहा है, फ्यूचर है। विल ये भी आ रहा है, फ्यूचर है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है कि आप विल या शैल लगाते हैं और बी लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो अब आपका ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग है, कभी भी ये ध्यान दीजिएगा कि टुमारो नहीं है, ये अ सॉन्ग है, इसी को हम आगे लाएंगे। यानी अ सॉन्ग विल बी सिंग का थर्ड फॉर्म संग टुमारो बाई मोहन, या जो भी नाम दिया है। तो इस तरह से टेंसेस को आप ट्रेस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर अगर आपको याद है कि हाँ ये स्ट्रक्चर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर यानी जो वर्ब की स्ट्रक्चर है उसको देख करके आप उसको चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। इसमें कोई कहीं पे परेशानी आपको नहीं होगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें जो इसमें कि आई हुई हैं, उसको देखते हैं। हाँ देखिए, अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास कभी कभी डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो डबल ऑब्जेक्ट के बारे में क्या रूल है, इसको आपको देखना है। डबल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जैसे हम ये सेंटेंस कहें कि मोहन हैज़ गिवन मी अ पेन। यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये तो सब्जेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका वर्ब है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ आएंगे आगे तो देखेंगे कि मी भी है और साथ ही साथ अ पेन भी है, यानी देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। और ये दो ऑब्जेक्ट्स में एक लिविंग बीइंग है, जैसे मी है, कोई व्यक्ति होगा, और दूसरा नॉन लिविंग है, ये कोई वस्तु है। तो यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका क्या फंडा है, कैसे आप बनाएंगे। देखिए, डबल ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं करना, आप या तो दोनों में से किसी को भी आप बना सकते हैं, किसी को भी यहाँ पे आगे ला सकते हैं, सब्जेक्ट जगह पे रख सकते हैं, पहले रख सकते हैं, हम मी को भी रख सकते हैं, आप पेन को भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब मी को आगे लाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें एक मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यहाँ पर दो तीन जैसे हमारे पास पर्सनल, आप जानते हैं पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस क्या है, जैसे आई है, ठीक है, तो इसका ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है पता ही है, मी है। फिर इसमें वी है, वी का क्या होता है, अस होता है। ही है, ही का क्या होता है, हिम होता है। शी है, शी का क्या होता है, हर होता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। दे का क्या होता है, देम होता है। तो आप ये देखिए कि ये पर्सनल प्रोनाउंस और उनके ऑब्जेक्ट्स हैं। कभी भी जैसे कोई पर्सनल प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो जब उसको आगे लाएंगे यानी सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो उसका सब्जेक्टिव केस यानी मी है, और अगर उस सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है तो आई हो जाएगा। लेकिन अगर आई है और वो जो है बाद में जा रहा है तो मी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वी है, अगर अस है, सब्जेक्ट बन रहा है तो वी होगा, और वी अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो अस होगा। तो ठीक इसी तरह से यानी सब्जेक्ट अगर उनके प्लेसेस चेंज हो रहे हैं तो ये आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरचेंज है, ये आपको याद रखना चाहिए कि आई का मी होगा, वी का अस होगा, ही का हिम होगा, शी का हर होगा, यू का यू होगा, और दे का देम होगा। इतना याद रखना है। तो फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम जो चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, यानी जैसे मी है तो आगे आएगा, तो अभी मैंने बताया आपको क्या आ जाएगा, आई। अब टेंस क्या है, हैज़ गिवन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, आपको पता है। अब आई के अकॉर्डिंग हैज़ गिवन
यानी प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, तो हैव, आई के साथ हैव आएगा, हैव, और बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव है तो ये यहाँ पे गिवन ही होगा, गिवन, ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, तो आई हैव बीन गिवन। अब क्या, ये ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है अ पेन, और बाई मोहन। तो रूल वही है, रूल इज द सेम। अगर हम चाहें तो पेन को भी आगे ला सकते हैं, और हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे लिख सकते हैं अ पेन, और पेन तो सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हैज बीन गिवन मी, इसको हम टू मी भी लिख सकते हैं, टू मी बाई मोहन। तो आप देखेंगे कि चाहे हम आई हैव बीन गिवन अ पेन बाय मोहन लिखें, या अ पेन हैज बीन गिवन मी या टू मी बाय मोहन, ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस सही हैं। इन डबल ऑब्जेक्ट्स, सेंटेंसेस with double objects you can make any one of them as a subject इसका यूज कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं होगी, ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक साथ आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, तो ये याद रखना होगा कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ रहे हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। जैसे द टीचर मेड मोहन द मॉनिटर। अब देखिए यहाँ पर द टीचर इज सब्जेक्ट, मेड इज वर्ब, मोहन इज ऑब्जेक्ट, and the monitor is the complement of the object मोहन। मोहन जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉम्प्लीमेंट है। तो अब यहाँ पर ये दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो कभी भी हम कॉम्प्लीमेंट को लेकर के पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। हम जब भी बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाएंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट मोहन है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोहन, और ये टेंस आपको समझ में आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडिफिनिट है, तो उसमें क्या होता है, वाज या वेयर आता है, वाज, मेड थर्ड फॉर्म भी होता है, मेड, मोहन वाज मेड द मॉनिटर बाय द टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मोहन को ही हम बना सकते हैं क्योंकि ये द मॉनिटर है, ये कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट को हम कभी भी सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बाकी ये कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है तो उसको कैसे हम चेंज करेंगे। किसी भी पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने का मैंने तरीका बता दिया है। जैसे एक और सेंटेंस में लेता हूँ कि दे love their motherland too much, ये सेंटेंस है। अब दे आपका सब्जेक्ट है, लव देयर मदरलैंड ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अब यहाँ पर हम जब बनाएंगे तो देयर मदरलैंड, तो देयर मदरलैंड ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, मदरलैंड, और लव ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, केवल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। तो देयर मदरलैंड इज लव्ड बाई। अब देखिए दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे का ऑब्जेक्ट, इसके पहले आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। तो यहाँ देम, देयर मदरलैंड इज लव्ड बाय देयर मदरलैंड, बाय देम, या और टू मच अभी छूट गया है तो यहाँ हम लिख सकते हैं लव्ड टू मच बाय देम। तो ये ध्यान रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे। नाम अगर कोई आता है तो कोई परेशानी नहीं, वो नाम वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो नाम जो है दूसरी जगह चला जाएगा। और यहाँ पर आपका अगर
वो कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है तो दे का देम, ही का हिम, इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो बोर्ड की परीक्षाएं हैं या फिर आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, किसी कंपटीशन की बात करें, तो ये एक्टिव और पैसिव इतना इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है और इसको हम कन्वर्ट करने के लिए पूछता है या फिल इन द ब्लैंक्स करने के पूछता है, तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे समझ से। अब हम देखते हैं मॉडल वर्ब्स के साथ कैसे हम बनाते हैं, मॉडल्स के साथ, मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ, मॉडल वर्ब्स के साथ। तो आप जानते हैं मॉडल वर्ब्स क्या क्या होते हैं। मॉडल वर्ब्स हमारी हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ठीक है, विल, वुड, ठीक है, वुड, उसके बाद से आप मस्ट, ठीक है। तो इस तरह के मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स के साथ हम कैसे बनाते हैं, ये बहुत ही ईजी है, इट्स सो ईजी कि आप देखिए, एक तो पता है आपको कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, दूसरा केवल ये याद रखना है कि कहीं भी हमें ये मॉडल वर्ब्स दिख जाएं तो इसको पैसिव वॉइस में बदलने का तरीका बहुत ही ईजी है और ये अभी आप इसको समझ जाएंगे। केवल क्या करना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो इंटरचेंज करते ही हैं, ये तो अंदाजा है आपको। दूसरा क्या करते हैं कि जो भी मॉडल वर्ब्स आपके सामने है, जो भी है उसी को लगाएंगे, उसको चेंज नहीं करना है, नंबर 2। और तीसरा क्या है कि उस मॉडल वर्ब के साथ, ठीक है, जो भी मॉडल वर्ब है उसके साथ हम बी लगाएंगे, बी मॉडल के साथ, और जो हमारी जो मेन वर्ब है उसको एज यूजुअल वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। बस ये याद रखना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो चेंज करते ही हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, और उसके बाद जो मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरीज को लगाइए जो भी है, उसके बाद उसके साथ बी लगाइए और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिए। जैसे आई कैन टीच यू, सपोज ये सेंटेंस है। अब आपको क्या दिखा, कैन। अब कुछ भी नहीं करना है, ये आपको पता है सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मॉडल वर्ब है और ये आपकी वर्ब है। तो क्या करना है, यू को आगे लाइए यहाँ पर, यू, ठीक है, कैन है तो कैन ही रहेगा। और उसके साथ हमने क्या कहा, जो मॉडल है उसके बाद क्या लगाना है, बी लगाना है। उसके बाद क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, और बाई आई का क्या होगा, मी। तो यू कैन बी टॉट बाई मी, इज सो सिंपल। केवल जो भी मॉडल ऑक्सिलरीज है उसके साथ बी लगाइए और उसके वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस ये याद रखना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये तो चेंज होता ही रहेगा। सपोज ये सेंटेंस रहता कि दे शुड प्लांट ट्रीज, ठीक है, दे शुड प्लांट ट्रीज। अब आपको मॉडल वर्ब्स क्या दिख रही हैं, शुड दिख रहा है। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें बी लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, बस ट्रीज है यहाँ पर तो यहाँ से आगे आ जाएगा ट्रीज, और शुड है तो शुड ही रहेगा, बी लगाया, बी, और प्लांट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लांटेड, बाई, दे का क्या हो जाएगा, देम। तो कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में अगर ये आता है, कोई मॉडल ऑक्सिलरीज आती है, तो उसके साथ कन्वर्ट करने के लिए आप सीधे सीधे क्या करेंगे कि बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। सो इजी इट इज, ठीक है। दूसरा एक चीज मैं बता रहा हूं कि जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनके साथ आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं। फ्रेजल वर्ब का मतलब जैसे हम कहते हैं लुक, तो लुक, ठीक है, हम लुक इनटू कहते हैं। तो जैसे हमारे पास फ्रेजल वर्ब है तो उसके साथ क्या करेंगे, जैसे लुक इनटू है, लुक मतलब तो देखना होता है, लुक इनटू मतलब किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, ठीक है। लाफ मतलब हंसना होता है, लेकिन लाफ एट यानी किसी का मजाक उड़ाना। तो इस तरह के वर्ब आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो भी प्रीपोजिशंस के बाद में आ रहा है वर्ब के, इस प्रीपोजिशन को भूल जाते हैं, हटा देते हैं, जबकि हमको ऐसा नहीं करना है। जैसे कोई सेंटेंस हमारे पास इस तरह से आता है कि दे लुक्ड
इनटू द केस, ये सेंटेंस आपका है, दे लुक्ड इनटू द केस। तो अब आप इसको बनाएंगे आप, तो द केस पहले आएगा, द केस, और अब कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट है, तो वाज या वर लगाएंगे, वाज लुक्ड इनटू, ये जरूर इसके साथ आएगा। ये नहीं है कि आपने लगा दिया बाई दे का देम और ये अगर भूल गए आप तो ये गलत हो जाएगा। तो कभी भी जो वर्ब के साथ जो भी पहले से दी गई है प्रीपोजिशन, अगर ये आ रहा है तो उसको भूलना नहीं है, ये ध्यान रखना है। इस तरह से है लाफ एट, तो अगर हमने सेंटेंस लिखा वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर, ठीक है, ये सेंटेंस हमारा है, वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर। अब ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द पुअर, हमें गरीबों पे नहीं हंसना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये सब्जेक्ट है, ये आपको पता ही है, अभी मैंने बताया है, ये मॉडल ऑक्सिलरीज है, और उसके बाद ये निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, लाफ एट ये आपका फ्रेजल वर्ब है। तो अब ये आप जब बनाएंगे हम, तो इसका क्या हो जाएगा, द पुअर, शुड है तो शुड ही रहेगा, आपको पता है, शुड नॉट, और इसके साथ बी लगाने के लिए मैंने बताया है, बी, और लाफ्ड, लाफ्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, लाफ की थर्ड फॉर्म लाफ्ड, और इसके साथ ये प्रीपोजिशन जो एट आया था बाई, बाई वी का ऑब्जेक्ट अस। तो ये ध्यान दीजिए कि द पुअर शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाई अस, ये लाफ्ड एट, ये ध्यान रहना चाहिए कि अगर आया है यहाँ पर ऊपर तो उसी हिसाब से ये यहाँ पर भी आएगा, इसमें छूटना नहीं चाहिए, अगर छूटता है तो फिर आपकी ये गलती मानी जाएगी और आपको वहाँ से मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, जो कि जनरली होता है, ठीक है। नाउ सी दिस दैट जनरली वी पुट बाई बिफोर द ऑब्जेक्ट, बाई एजेंट का हम यूज करते हैं, जैसे मोहन इज हेल्प्ड बाई हिज सिस्टर, बाई हिज सिस्टर, बाई द पीपल, बाई देम, बाई हिम हम यूज़ करते हैं, यानी पैसिव वॉइस में हमको ये लगता है कि बाई जरूर आना चाहिए, बट दिस इज नॉट ऑलवेज सो, ऐसा हमेशा नहीं है। हम यहाँ पर आपको कुछ वर्ब्स बता रहे हैं जिसको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ कुछ अलग ही आता है, कुछ अलग ही प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ एट का यूज़ देखिए, अगर कोई वर्ब आपको दिखता है, कोई सेंटेंस ऐसा दिखता है जिसमें कि आपको सरप्राइज्ड दिख रहा है, एस्टॉनिश्ड दिख रहा है, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लेस्ड, अलार्म्ड, तो वहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, बाई की जगह पर एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने सेंटेंस, या फिर देखिए टू का है, तो जहाँ पर आपको ओब्लाइज्ड दिखता है एक्टिव वॉइस में या नोन दिखता है, वहाँ पर हम बाई की जगह पर टू का यूज़ करते हैं। ये ऐसा सेक्शन है, ऐसा ये पोर्शन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह एग्जामिनर थोड़ा सा आपको गच्चा देना चाहता है, थोड़ा सा आपको मतलब रुलाना चाहता है, तो ऐसे केस में शायद ऐसा क्वेश्चन दे देता है, एक आध क्वेश्चन जरूर दे देता है, बिकॉज यू आर यूज्ड टू यूजिंग बाई, आप जो है बाई यूज करने के लिए ज़्यादा आपको आदत डाली गई है, तो ओब्लाइज्ड अगर आता है एक्टिव वॉइस में, नोन आता है तो आपको टू यूज़ करना है। फिर सिमिलरली अगर आपको दिख रहा है प्लीज्ड दिख रहा है, सेटिस्फाइड दिख रहा है, डिसगस्टेड दिख रहा है, या शार्म दिख रहा है, थ्रॉन्ग दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, ये इस तरह के वर्ब्स अगर आपको एक्टिव वॉइस में दिखती हैं तो इसका मतलब वहाँ बाई नहीं लगाना है बल्कि विथ लगाना है। सिमिलरली अगर आपको कुछ ऐसे वर्ब जो कंटेंट दिख रहा है या इंटरेस्टेड दिख रहा है, इस तरह की दो वर्ब्स दिख रही हैं, तो आपको इन का यूज़ करना है। ये चार ये आपको प्रीपोजिशन याद करने हैं कि इन प्रीपोजिशन का यूज़ हम करते हैं इन प्लेस ऑफ बाई। अब देखते हैं, जैसे कोई सेंटेंस हमने लिखा है, कोई देखते हैं कि क्या है, ही हैज़, सपोज ही हैज़ सरप्राइज्ड मी, तो देखिए अब यहाँ पर आप जनरली क्या करते हैं कि मी को आई में चेंज करते हैं, मी को आई में सब्जेक्ट हो गया,
आई और हैज सरप्राइज्ड है यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आई के साथ हैव लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। सरप्राइज थर्ड फॉर्म है, सरप्राइज्ड। और आप मतलब ऑटोमेटिकली नेचुरली आपके दिमाग में जो आता है कि पैसिव वॉइस में बाई लगाते हैं तो बाई हिम लगा देंगे, तो ये 100% गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ बाई नहीं लगाना है। कहाँ बाई नहीं लगाना है इसको जानना हमको जरूरी है। तो यहाँ पर क्या लगाना है, अब आप इस लिस्ट में देखिए कि सरप्राइज्ड कहाँ है, सरप्राइज यहाँ है, जहाँ पर यानी कि यहाँ पर आपको एट लगाना चाहिए था, यानी आई हैव बीन सरप्राइज्ड एट हिम। ठीक है, तो ये एट आना चाहिए था, ना कि बाई आना चाहिए था। इसी तरह से जैसे सेंटेंस अगर है कि आई नो मिस्टर दास, सपोज ये सेंटेंस है, तो अब आई नो मिस्टर दास, ये नो वर्ड आ रहा है, यानी नोन जैसे यहाँ आया है या ओबलाइज्ड आया है, तो अब यहाँ पर आपको ये लगाना चाहिए था कि मिस्टर दास, और कौन सा टेंस है ये, नो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज एमआर में से कोई लगाना चाहिए था। मिस्टर दास के लिए इज लगेगा और नो का थर्ड फॉर्म नोन, थर्ड फॉर्म मिस्टर दास इज नोन, और बाय मी नहीं, गलत हो जाएगा, टू मी, ये ध्यान रखना है, टू यूज किया गया ये सही है। अगर आपने बाय लगा दिया गलती से तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से तो जैसे हम देखें कि ये सेंटेंस हम लिखते हैं दिस बुक इंटरेस्ट मी, ये आप देखिए इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट किस में है, तो इन, इंटरेस्ट के साथ इन का यूज किया जाना चाहिए पैसिव वॉइस में। तो मी का क्या हो जाएगा, आई, और एम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंटरेस्टेड इन दिस बुक। तो आप देखेंगे कि ये आपको एक लिस्ट में दे रहा हूं, और अगर इतना भी आप याद कर लेते हैं तो जो एग्जामिनेशंस हैं जिसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को आप आसानी से याद कर सकते हैं। चार ही प्रीपोजिशन है और इन चारों प्रीपोजिशन को बाई की जगह पे रखते हैं अगर ये वर्ब आपको कहीं दिखती है तो होप आप इस चीज को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। कभी कभी हमारे एग्जामिनेशंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं या इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं। तो जहाँ तक इंटरोगेटिव की बात है, आप देखिए कि इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी, थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जनरली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो ये होता है कि जिसमें यस नो में आंसर आता है, और दूसरा ये है जिसमें आपको क्वेश्चन वर्ड से यूज होता है। अब कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे बेसिकली देखें कि मोहन हैज रिटन अ लेटर, ये सेंटेंस एक है। अब अगर ये इंटरोगेटिव होता है तो ये क्या होगा, सीधा सीधा है कि ये जो हैज है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो यहाँ रहेगा, बस हैज मोहन रिटन अ लेटर, ये आपका रहेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। अब ये देखिए कि अगर आप किसी सेंटेंस को, जो सेंटेंस दिया गया है, अगर उसको आप मतलब सिंपल से इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, इंट्रोगेटिव सिंपल बना देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो आपको हैज या हैव दिख रहा है और रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है। तो अब ये चीज़ जो है यहाँ जा रही है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे जा रही है, और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है, यानी कि अब हमारा हो गया अ लेटर। और इसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव में से क्या आएगा हम देखते हैं। तो हैज या हैव में से क्या आएगा, सिंगुलर है तो हैज ही आएगा, प्लूरल तो है नहीं, तो हैज अ लेटर। अब क्या बचा हमारा पार्ट, इसमें हम बीन लगाते हैं, और रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ ऑलरेडी, रिटन, हैज अ लेटर बीन रिटन, और मोहन है तो क्या हो जाएगा, बाई लगाएंगे और मोहन लगा देंगे, बाई मोहन। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा आपको टफ लगता है तो ये भी कर सकते हैं कि इसको सिंपल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सिंपल में आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वही होगा, मोहन
हैज रिटन अ लेटर। ये सिंपल में आपने कन्वर्ट कर लिया। और इस सिंपल को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मोहन। अब देखिए, अब ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब चूंकि आपने ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल बनाया है और उसका पैसिव वॉइस बनाया है, और तो सेंटेंस तो हमारा मूल रूप से क्या है, तो वो है इंट्रोगेटिव। तो इसलिए अब इसको जो है हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये है जो है स्टार्टिंग में यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ आया है, देखिए ये हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय मोहन। तो ये सिंपल तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कहीं से भी टफ लगता है तो आपको उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत आसान है, बहुत दिक्कत नहीं है। दूसरी एक चीज़ इसमें आ रही है क्वेश्चन वर्ड की। तो क्वेश्चन वर्ड में क्या है कि यहाँ पर जैसे कोई क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी दिया रहता है, जैसे यहाँ सपोज व्हेन हैज मोहन रिटन अ लेटर। तो ऐसा कोई जो क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू हो रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको भूल जाइए कि कहीं ये वर्ड आया है। और यहाँ से आप लीजिए, यहाँ से जब हमने लिया तो इसका आंसर मुझे पता है, यहाँ हमने बना लिया है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये जब हमने पूरा पका लिया, पूरा जो चेंज कर लिया, तो इसके बाद सीधे सीधे जो है इसको हमने यहाँ पर उतार दिया। यानी जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है उस क्वेश्चन वर्ड को हमें कुछ भी करना ही नहीं है, उसको हमें भूल जाना है और ठीक वहाँ लाकर रखना है जहाँ पे हमने फाइनली सेंटेंस को कन्वर्ट कर लिया है। तो व्हेन हैज अ लेटर बीन रिटन बाय मोहन, या व्हाई हैज अ लेटर बीन रिटन बाय मोहन, हाउ हैज अ लेटर बीन बाय, तो कुछ भी हो आपका, व्हेन है, व्हाई है, हाउ है, तो कोई भी आपका क्वेश्चन वर्ड है इसको सीधे हम यहाँ पे लाकर रख देंगे। ठीक है, फिर एक सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे दूसरा कोई सेंटेंस, वाई आर यू टीजिंग मी, सपोज ये क्वेश्चन, वाई आर यू टीजिंग मी। अब देखिए इसको आप भूल जाइए, ठीक है, अब केवल इसको याद रखिए, आर यू टीजिंग मी, ये क्वेश्चन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है। तो अब इसका क्या होगा, सबसे पहले तो मी को आगे करेंगे, आई, तो यू की जगह पर आई, और आई के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था यहाँ पर, आर तो आएगा नहीं, आई एम आई, और टेंस चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो एम आई, उसके बाद बीइंग, और टीज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टीज्ड, यानी चिढ़ाना, टीज्ड बाई, यू का तो यू ही होगा, ठीक है। और यहां पर अब देखिए कि ये बनने के बाद हमने सीधे क्या किया है कि ये जब आया एम आई बीइंग टीज्ड बाय यू, और सीधा सीधा ये वाई को जैसे का तैसे हम उतार देते हैं, यानी वाई एम आई बीइंग टीज्ड बाय यू। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि सेंटेंस बहुत बड़ा है और इसका आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंटेंस बड़े बड़े हो सकते हैं बट कॉम्प्लिकेटेड होंगे ये कोई जरूरी नहीं है। दिस मे बी द इजीएस्ट आंसर, देयर मे बी द इजीएस्ट आंसर ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, बट आपका जो है केवल कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर होना चाहिए, और इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आता है। सिवाय दो ऐसे वर्ड जो हमारे साथ आ रहे हैं, देखिए अगर हमारे साथ हु आ रहा है तो क्या करेंगे। सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि हु आता है, हु इज हेल्पिंग यू, हु इज मेकिंग एडवाइस, या इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आता है तो हम क्या करेंगे, इसको हम बताते हैं। हु जब भी आपको दिखे तो आप या तो ये कर सकते हैं कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाई हुम में, ठीक है, या हु को हम चाहें तो हु भी रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कंडीशंस हैं, देखिए अगर सेंटेंस हमारा आता है कि हु इज टीचिंग यू, जैसे सेंटेंस है हु इज टीचिंग यू, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। अब सीधा एक तरीका है कि हु की जगह पे हमने क्या रखा, बाय हुम, ठीक है, यू है यहाँ आएगा,
इसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब आएगी, तो यू के अकॉर्डिंग वर्ब, इज एम आर में से क्या होगा, तो बेसिक ये नेचुरली आर होगा, बाय हुम आर यू, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, बाय हुम आर यू टॉट। एक तो ये सेंटेंस हुआ कि आपने हु के लिए बाय हुम यहां पे लगा दिया है, ठीक है। दूसरा ये है कि हु को हु ही रहने दीजिए, तो ये हमारा होगा कि हु आर यू टॉट बाय, हु आर यू टॉट बाय। तो ये आपका सेंटेंस हु आर यू टॉट बाय भी सही हो जाएगा। यहां पर ये बाय आपको लगाना लेकिन पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी ऐसी चीजें छूट ना जाए, तो हु की जगह पे बाय हुम आपको ध्यान रहेगा कि हाँ यहाँ पे हमने बाय लगा दिया है। अगर नहीं लगाते हैं और हु का हु ही रखते हैं तो सारी चीजें चेंज होगा, और यहाँ पे बाय लगाना न भूले। तो इस तरह से इसको हम बना सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किसी को भी, और इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली होते क्या हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस ये होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या कोई एडवाइस करते हैं, ठीक है। किसी को ऑर्डर देना, किसी को रिक्वेस्ट करना, या एडवाइस, कोई सुझाव देना, ये जो है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस पे आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर ऑर्डर होता है तो क्या करते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस कोई आ रहा है कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी मेरे लिए एक ग्लास पानी आप लाइए। और ये पहचानने का एक तरीका ये है कि आप देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ब्रिंग ये वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हिडन सब्जेक्ट है और वो है यू यहाँ पे छुपा हुआ है। तो ऐसे केसेस में जो कि ऑर्डर दिए जा रहे हैं, आपको जनरली बहुत सारे बच्चे जो हैं छोटे क्लासेस में जो बताया जाता है कि आप सीधे सीधे क्या करिए कि यू आर ऑर्डर टू, और ये जोड़ दीजिए ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन ये छोटी क्लासेस की बात है। जब हम थोड़ा सा बड़े होते हैं, बड़ी क्लासेस में जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि नहीं ऐसे आप मत बनाइए, और बल्कि इस तरह से आप बनाइए कि लेट से बनाइए। लेट जब लिखेंगे उसके बाद से ये आपका ऑब्जेक्ट है ग्लास ऑफ वाटर, मी भी है अ ग्लास ऑफ वाटर या मी कोई भी। तो लेट जैसे हमने ऑब्जेक्ट को आगे लाया, अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट फॉर मी, ऐसे हो जाएगा लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट फॉर मी। तो यहां पर लेट से यूज करना है लेट का, ठीक है। और नॉट रहेगा तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर नॉट बी ब्रॉट बाई फॉर मी, ठीक है। बाई यू लिखने की कोई जरूरत नहीं। जब यहाँ पर बाई यू नहीं दिया है तो बाई यू आप वहाँ पे भी नहीं लिखिए, ठीक है। इस तरह से अगर कोई सेंटेंस है रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में आप देखेंगे तो प्लीज़ या काइंडली ये वर्ड जरूर आता है, कोई एक वर्ड जरूर आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर प्लीज़ या काइंडली है तो ये सेंटेंस रिक्वेस्ट का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये अगर प्लीज़ या काइंडली आ रहा है तो इसको हमें हटाना होगा। जैसे प्लीज़ या काइंडली दिया है, हेल्प मी, प्लीज या काइंडली लिखा है हेल्प मी, तो आप ये हटा देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय यू आर रिक्वेस्टेड टू, और ये आप जोड़ दीजिए हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। मतलब प्लीज आए या काइंडली आए, उसकी जगह पर आपने क्या लगाया, यू आर रिक्वेस्टेड। और जो हेल्प मी या वर्ब दिया है इसको हमने इन्फिनिटिव बनाया है टू लगा करके, टू हेल्प मी। कोई भी इस तरह से आएगा तो हम टू लगा करके और आगे लगा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एडवाइस की। अगर एडवाइस की बात होती है यानी कि जिसमें सुझाव देता है, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड ऑर्डर। ऑर्डर और एडवाइस में क्या फ़र्क है।
हम नहीं समझ पाते हैं क्या क्या कहा जा रहा है। तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड एडवाइस इज दैट देयर इज अ फोर्स फॉर डूइंग दैट। मीन्स अगर ऑर्डर है तो उसमें कोई दबाव डाला जा रहा है, आपके ऊपर कंपल्शन है, यू हैव टू डू इट। एंड एडवाइस में क्या है कि यू आर फ्री वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। आप करना चाहते करिए, नहीं करना मत करिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है एडवाइस में। जैसे हम सेंटेंस दे रहे हैं कि हेल्प द पुअर सपोज, तो इसमें कोई इस तरह का दबाव आपके ऊपर नहीं दिया जा रहा है कि आप जो है गरीबों की मदद करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि गरीबों की मदद करनी चाहिए तो मदद करिए, नहीं लगता तो मत मदद करिए। लेकिन ये ऑर्डर नहीं कहा जा सकता है। ऑर्डर में ये होगा कि आपको करना ज़रूरी ही है, आप ज़रूर इसे करिए। तो इस तरह से अगर हम यहाँ देखेंगे तो स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाएगा और शुड के साथ बनेगा, यानी द पुअर शुड बी, ठीक है। और हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। तो ये बस आपको शुड बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। इसमें क्या है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज़ करना है और इसको सेंटेंस को यूज़ करने बनाने के लिए लेट से स्टार्ट करना है। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखना है अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं। और 3 टाइप के इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। हमने फिर ये बताया कि अगर आपको दिखता है कोई सेंटेंस इंपेरेटिव है कि नहीं है तो आप जाएंगे देखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पहले यानी वर्ब रहता है, स्टार्टिंग में ही वर्ब रहता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है और उसके पहले जो है कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है, सब्जेक्ट यू होता है जो कि हिडन होता है। तो होप कि आपको ये समझ में सारी बातें आ गई हैं और इस तरह की कोई भी चीज़ें आप फर्स्ट पार्ट में देखेंगे, बेसिक चीज़ें बताई गई हैं एक्टिव और पैसिव के बारे में, उसको आप स्टडी कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। उस वीडियोस को जब देखेंगे तो फिर बाकी के जो चीज़ें आ रही हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं या वो इसमें आपका मॉडल वर्ब के साथ या नेगेटिव सेंटेंसेस हैं या फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो इनके साथ भी जो है आप बनाना सीख सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी एग्ज़ाम्स जो हैं, कोई भी कंपटीशन जो है किसी भी बोर्ड को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को आप अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं, ये मेरी उम्मीद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू।